2075 का वर्ष था। पृथ्वी पर हर साल बारिश घटती जा रही थी। पानी की कमी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लगता था मानो सब कुछ सूख कर खत्म हो जाएगा। इंसान अब बचने की आस में आसमान की ओर देखने लगा। तभी चांद पर एक रहस्यमयी तरल पदार्थ खोजा गया। लोगों ने उसे चंद्रजल या मून वाटर नाम दे दिया, पर यह चंद्रजल सामान्य पानी नहीं था। जैसे ही यह किसी जीवित वस्तु के संपर्क में आता, तुरंत बढ़ने लगता, बेकाबू होकर अनंत तक फैलता चला जाता। मानव शरीर को इस चंद्रजल का अभ्यस्त बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने चांद के बोहाई बेस में गुप्त परीक्षण शुरू किए। लेकिन अचानक एक भयावह दुर्घटना घटी। पूरा बोहाई बेस नष्ट हो गया। सभी वैज्ञानिक मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। 5 वर्ष बाद, प्रयोग असफल घोषित होने के बाद, पृथ्वी की सरकार ने पानी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पीने के पानी का ग्रेड सिस्टम लागू कर दिया। जितना ऊंचा ग्रेड, उतना शुद्ध पानी। आम लोग क्रोध से भर उठे। हर तरफ आवाज उठने लगी कि पानी सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। इसी दौरान स्पेस एजेंसी के जूनियर चीफ गोल्ड, जिन्हें सब गोल्ड साहब कहते थे, अपने एक पुराने मित्र के पास पहुंचे। छोटू सिंह, जो पहले खगोलीय जीव विज्ञानी थे, अब पशुओं के व्यवहार विशेषज्ञ बन चुके थे। गोल्ड साहब ने छोटू को एक विशेष मिशन से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। छोटू ने मना कर दिया, मगर जैसे ही बोहाई बेस का नाम लिया गया, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि 5 साल पहले उसी हादसे में मारी गई मुख्य वैज्ञानिक उसकी बड़ी बहन थी। इस मिशन की कमान हान कप्तान के हाथों में थी। छोटू को सैंपल से संबंधित संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। टीम को बोहाई बेस बंद होने से पहले वहां छोड़े गए सैंपल वापस पृथ्वी पर लाने थे। चांद पर उतरने के बाद उनके पास केवल 24 घंटे थे। सैंपल को हर समय अत्यंत निम्न तापमान में रखना अनिवार्य था। जरा सी गलती भी स्वीकार्य नहीं थी। मीटिंग समाप्त होते ही सभी लॉन्च साइट पहुंचे। अजीब बात यह थी कि स्पेस एजेंसी ने अंतिम क्षण में को पायलट बदल दिया। 5 मिनट बाद रॉकेट ने उड़ान भरी। कुछ ही समय में शटल चांद की कक्षा में पहुंच गई। तभी रेनवे ट्रेन नामक अजीब मौसमी अवरोध सामने आ गया। 2 घंटे तक स्पेस एजेंसी से संपर्क टूट गया। अचानक पूरा यान जोर से कांपने लगा। लैंडिंग कैप्सूल का फिक्सिंग डिवाइस ढीला हो गया। कम्युनिकेशन बहाल होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। अगर यही स्थिति रही तो इंजन फट सकता था। अंतिम क्षण में हान कप्तान ने आदेश दिया, लैंडिंग कैप्सूल तुरंत अलग करो। कैप्सूल एक चट्टान के किनारे झूलता हुआ अटक गया। उसी समय ऊपर से एक बॉक्स गिरा। कांच टूटा और छोटू नीचे गिरने लगा। हान कप्तान ने झपट कर उसे बचा लिया, लेकिन सैटेलाइट संचार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब एजेंसी से कोई संपर्क संभव नहीं था। केवल अपने भरोसे काम करना था। बोहाई बेस अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। 24 घंटे में मिशन पूरा करना अब कठिन लगने लगा। तभी लैंडिंग कैप्सूल खाई में गिर गया। टीम में बेस को सबसे अधिक जानने वाले हवांग डिप्टी चीफ लैंडिंग के दौरान अपनी पसलियां तुड़वा बैठे। सांस लेने में दिक्कत के कारण वे जल्द ही चल बसे। समय की कमी के कारण टीम को हुआंग को वहीं छोड़ना पड़ा। सभी तेजी से बोहाई बेस में दाखिल हुए। ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक 1 सेकंड पहले उन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बिजली दी। बेस का वातावरण पृथ्वी जैसा बना दिया गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक मर्सिनरी की लाश मिली। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर झागदार चिपचिपा पानी लगा हुआ था। स्पष्ट था कि वह डूबकर मरा था। लेकिन चांद के इस सूखे बेस में इतना पानी कहां से आया जो किसी को डुबो दे? गोल्ड साहब ने जाते समय बताया था कि यहां रेडिएशन लीक हुआ था, पर अब सब कुछ सामान्य दिख रहा था। छोटू ने कहा कि पहले पोस्टमार्टम कर सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन हान कप्तान ने मना कर दिया। पहले सैंपल ढूंढो। टीम कंट्रोल रूम पहुंची। बिजली दोबारा चालू की गई। बोहाई बेस फिर से सक्रिय हो उठा। फिर भी एजेंसी से संपर्क स्थापित नहीं हो सका। अच्छी बात यह थी कि बेस का ऑक्सीजन और दबाव स्तर बिल्कुल सही था। सबने अपने भारी हेलमेट उतार दिए। एयर प्यूरिफायर चालू होते ही माहौल पृथ्वी जैसा हो गया। सबने राहत की सांस ली। बेस के ब्लूप्रिंट में कुछ इलाके लाल रंग से चिह्नित थे। वहां केवल लेवल 1 एक्सेस वाले ही जा सकते थे। लेकिन वहां क्या था, इसका कोई उल्लेख नहीं था। अजीब बात यह थी कि एजेंसी ने जिन क्षेत्रों को पोल्यूशन जोन बताया था, वे सभी लेवल 1 एरिया ही थे। क्या यह महज संयोग था? कप्तान ने टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। आदेश था, जैसे ही सैंपल कैप्सूल मिले, तापमान डिवाइस जांचो। अगर रेड लाइट जले तो उसे हाथ मत लगाना। तुरंत डॉक्टर सॉन को बुलाना। छोटू ने शो से बातचीत की तो पता चला कि हर बेस सदस्य के शरीर में पहले से एक चिप लगाई गई थी। वह सेंट्रल सिस्टम से चिप आईडी चेक करना चाहता था। असल में वह अपनी बहन की लाश ढूंढना चाहता था, लेकिन सिस्टम बहुत पुराना हो चुका था। चिप रीडर काम नहीं कर रहा था। सभी सैंपल खोजने में लग गए। छोटू को एक अजीब सी गलियारा मिला। उसी समय उसे हुआंग डिप्टी की कही बात याद आई। उधर हान कप्तान ने एक बंद केबिन का दरवाजा तोड़ा। अंदर दर्जनों बेस सदस्यों की लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरों पर मौत से पहले की भयावह तड़प साफ झलक रही थी। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सब इलाका बंद होने से पहले मर चुके थे, लेकिन दृश्य कुछ और कहानी बता रहा था। उन्हें जिंदा बंद कर मारा गया था, और मौत का कारण डूबना। कुछ देर बाद दोनों टीमों ने स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 खोले, मगर वहां पहले ही कोई आ चुका था। साफ साफ तलाशी के निशान थे। पूरा कैप्सूल गायब था। जब छोटू स्टोरेज 3 पहुंचा तो अचानक एक अनजान बायोलॉजिकल सिग्नल मिला।
क्या बेस में अभी कोई जीवित था? तभी लकी ने छोटू को कंट्रोल रूम भेज दिया। चिप आईडी फंक्शन चालू करो। छोटू दौड़ पड़ा। उधर शो चांद का सैंपल खोजते हुए एक लाश पर पैर रख बैठा। लाश से निकली पानी की बूंदें उसकी आंख में चली गईं। कुछ ही देर में शोचान का दिमाग लड़खड़ाने लगा। उसके कान से साफ पानी टपकने लगा। जब छोटू कंट्रोल रूम पहुंचा तो दरवाजा बंद था। दरार से खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। टीम ने बताया कि ली गायब है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब ली की साजिश थी। उसने अकेले स्टोरेज 3 खोला। एकदम सही कैप्सूल मिल गया, मगर जैसे ही वह झुका उसकी टॉर्च टेबल के नीचे गिर गई। टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुका तो किसी अनजान चीज ने टॉर्च दूर खिसका दी। कप्तान को अननोन सिग्नल मिला, लेकिन लोकेशन स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने छोटू को ली के पास भेजा। छोटू वापस लौटा, लेकिन लकी ने कैप्सूल हाथ में लेते ही अचानक उस पर हमला हुआ और ली वहीं ढेर हो गया। हंग डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां बुरी तरह चकनाचूर थीं। इतनी गंभीर चोट तो ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं आती। छोटू टीम से अलग खड़ा था। ली की मौत के बाद सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। कप्तान ने छोटू का रिकॉर्डर चेक किया। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दिया कि एक काला साया ली के हाथ से कैप्सूल छीन रहा है। सभी स्तब्ध रह गए। फिर कैबिनेट के पीछे एक वेंटिलेशन ओपनिंग मिली। वही रास्ता था जिससे वह जीव भागा था और कैप्सूल भी साथ ले गया था। इसका मतलब साफ था, उसमें समझ थी, शायद वह इंसान ही हो। लेकिन उसने छोटू पर हमला क्यों नहीं किया? लगातार हो रही मौतों से टीम में बेचैनी बढ़ने लगी। शोचान एक कोने में चुप बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। पास जाकर देखा तो भयावह दृश्य सामने था। उसके मुंह से पानी की तेज धार निकल रही थी। कप्तान और बाकी सदस्य दौड़ पड़े। हंग डॉक्टर ने कहा, सुरक्षा सूट पहनकर उसे बचाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शोचान का शरीर पानी से भर चुका था। अंदरूनी अंग नष्ट हो गए थे। उसके शरीर से निकला खून भी साफ पानी जैसा था। अब तक 3 सदस्य मर चुके थे। घबराहट फैल गई। कप्तान ने सभी को संभाला और जिम्मेदारियां बांट दी। हंग डॉक्टर और छोटू पोस्टमार्टम करेंगे और सच्चाई पता लगाएंगे। कप्तान बाकी टीम के साथ उस अनजान जीव का पीछा करेंगे। वे वेंटिलेशन पाइप में घुसे। वहां अजीब तरह के पैटर्न दिखाई दिए, लेकिन कुछ दूर जाने पर गेट बंद मिला। वह केवल लेवल 1 पासवर्ड से ही खुल सकता था। अंदर क्या था किसी को नहीं मालूम। वे लौट आए। छोटू ने लाशों के नमूने लिए। रिपोर्ट में सामने आया कि शो की मौत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 5 साल पहले बेस मेंबरों की हुई थी, लेकिन कोई संक्रमण नहीं मिला। फिर इतना पानी आया कहां से? हंग डॉक्टर ने शो के शरीर से निकले तरल की जांच की। उसमें 2 अलग अलग कंपोनेंट थे। कोई समझ नहीं पाया कि वह वास्तव में क्या था। इंजीनियर ने पूरा सिस्टम स्कैन किया। पता चला कि कम्युनिकेशन टावर का डाटा प्रोसेसर खराब है। उसे बाहर जाकर बदलना पड़ेगा। लेकिन लिफ्ट टूट चुकी थी। कोई जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार हान कप्तान खुद आगे आए। जाने से पहले छोटू ने कहा, वह जीव मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ली पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसका इलाका छुआ। वह वेंट से तेजी से घूमता है, मतलब उसे बेस का पूरा नक्शा याद है। शायद वह यहां का सर्वाइवर है। 5 साल तक यहां के संसाधनों से जिंदा रह सकता है। कप्तान ने 2 लोगों को साथ लिया और लिफ्ट की ओर बढ़े। गहरी अंधेरी खाई देखकर उन्हें अपनी बेटी याद आई, जो धरती पर वायरस से जूझ रही थी। ज्यादा ग्रेड का पानी ही उसे बचा सकता था। यह मिशन उसके लिए भी था। कप्तान रस्सी के सहारे 100 मीटर नीचे उतरने लगे। तभी खराब पड़ी लिफ्ट अचानक चालू हो गई और सीधे उनकी ओर आई। वे किसी तरह बच निकले। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर से गिर पड़ी। कप्तान ने छलांग लगाई और बच गए। ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी वे कम्युनिकेशन स्टेशन तक पहुंचे। सिर्फ 1 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। सबने कहा, वापस आ जाइए, लेकिन कप्तान डटे रहे। उन्होंने सिस्टम रिपेयर कर दिया। काम पूरा हुआ, मगर ऑक्सीजन खत्म हो गई और वे बेहोश हो गए। साथी दौड़कर पहुंचे और उन्हें बचा लिया। कम्युनिकेशन बहाल हुआ, लेकिन धरती से संपर्क नहीं बन सका। तभी बेस के बाहर से एक सिग्नल मिला। रिसीविंग पॉइंट था स्टोरेज 3, वही जगह जहां ली मरा था। सभी वहां पहुंचे। लकी के पास एक पुराना कम्युनिकेटर मिला, आरएक्स कंपनी का। साफ हो गया कि लकी जासूस था। को पायलट बदलवाने के पीछे सीओआई डायरेक्टर का हाथ था। कप्तान ने सीओआई से बात की और ली के जासूस होने की जानकारी दी। सीओआई ने इनकार किया, लेकिन जब सर्वाइवर का जिक्र हुआ तो वह चुप हो गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वह बार बार यही कहता रहा कि सैंपल लीक नहीं होना चाहिए। उसने लेवल 1 पासवर्ड दे दिया। इसी दौरान छोटू ने वायरस का स्रोत खोज निकाला। उसने अपना हाथ काटा, खून और सैंपल को मिलाया तो चंद्रजल तुरंत फैलने लगा। यही वजह थी शोचान की मौत की। जब तक होस्ट की सांस चलती रहती, चंद्रजल बढ़ता जाता। छोटू कप्तान के पास पहुंचा। क्या आप शुरू से जानते थे? कप्तान ने सच बताया। चांद पर चंद्रजल मिला था। सरकार को लगा कि इसे धरती पर लाकर सबको बचाया जा सकता है। इसे सबसे पहले खोजने वाली छोटू की बहन थी, लेकिन एजेंसी ने यह बात छुपा ली कि यह अनंत तक बढ़ सकता है। यही बोहाई बेस के विनाश का कारण बना।
वे लेवल 1 डेटाबेस में पहुंचे। वहां विशाल डाटा मौजूद था। कप्तान अनजाने में एक पौधे पर पैर रख बैठे। पास ही एक गुप्त स्विच दबा और नीचे हरे भरे पौधों का घना क्षेत्र दिखाई दिया। 5 साल पहले छोटू को अपनी बहन का एक गुप्त संदेश मिला था, लूना को ढूंढो। हवांग ने भी यही कहा था। लूना दरअसल यही डेटाबेस था। नीचे सैंपल स्टोरेज भी मिला। जमीन पर एक टूटा हुआ कैप्सूल पड़ा था। बस उतनी सी चंद्रजल ने इतने पौधे उगा दिए थे। अगर इसे नियंत्रित किया जा सके तो पृथ्वी बच सकती थी। सैंपल इकट्ठा करते समय कप्तान को एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक तेज रफ्तार लड़की बिजली की तरह आई और एक टीम मेंबर का हाथ अलग कर दिया। छोटू ने गोली चलाई। सैंपल टूट गया, लड़की भाग निकली। चंद्रजल तेजी से फैलने लगा। बाकी बचे सैंपल लेकर सब भागे। झड़प में एक और सदस्य मारा गया, एक बेहोश हो गया। छोटू ने अपने एनिमल बिहेवियर के ज्ञान से चंद्रजल के व्यवहार को समझने की कोशिश की। कप्तान ने सीओआई से संपर्क किया। उसने कहा, सपोर्ट भेज रहा हूं, लेकिन तब तक उस लड़की को खत्म कर दो। सैंपल सुरक्षित रहना चाहिए। कप्तान ने पूछा, वह सर्वाइवर है? सीओआई ने इसे हल्के में लिया, मगर कॉल के दौरान उसके पास कप्तान और उस लड़की की तस्वीरें पहले से मौजूद थीं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। कप्तान ने आदेश दिया, लड़की को जिंदा पकड़ो। छोटू बोला, मुझे डेटाबेस जाना होगा, पूरी जानकारी चाहिए। कप्तान ने हॉर्न को उसके साथ भेजा। डेटाबेस में चंद्रजल से जुड़ी सारी जानकारी खाली थी। किसी ने सब डिलीट कर दिया था। तभी इंजीनियर ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह भी आरएक्स का जासूस निकला। उसका काम था सैंपल हासिल करना और सभी को खत्म कर देना। वह सैंपल लेकर जा ही रहा था कि हॉर्न और छोटू ने उसे देख लिया। उसने झूठ कहा, सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम ले जा रहा हूं। छोटू को शक हुआ, कप्तान ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था और सैंपल की जिम्मेदारी उसी की थी। इंजीनियर समझ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। वह गोली चलाने ही वाला था कि तब लड़की दरवाजे पर दिखाई दी। कप्तान उसकी ओर दौड़ा, लेकिन छोटू ने सबको रुकने का इशारा किया। उसने सैंपल मेज पर रख दिया। लड़की तुरंत शांत हो गई। छोटू की नजर उसके नेम प्लेट पर पड़ी। वहां उसकी बहन का नाम लिखा था। जैसे ही लड़की ने सैंपल को छुआ, इंजीनियर ने गोली चला दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि चंद्रजल के संपर्क में आने से उसे चोट नहीं लगी, उल्टा उसका घाव भर गया। वह बिजली की रफ्तार से भाग निकली। इसका मतलब साफ था, वह चंद्रजल को समझ चुकी थी। शायद वही इंसानियत की अंतिम उम्मीद थी। कप्तान ने सीक्रेट चैनल पर गोल्ड साहब से बात की। गोल्ड ने सिर्फ इतना कहा, छोटू से पूछो, जवाब उसी के पास है। छोटू ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी बहन ने ही सारा डाटा डिलीट किया था। वह नहीं चाहती थी कि और लोग मारे जाएं। कप्तान ने योजना बनाई। चंद्रजल का लालच देकर लड़की को फंसाया जाएगा। उधर इंजीनियर आरएक्स से संपर्क कर रहा था। उसने लड़की को भी सौदे का हिस्सा बना लिया। वह चोरी छिपे सैंपल ले गया, लेकिन घायल टीम मेंबर होश में आ चुका था। उसने सब सुन लिया। वह कप्तान को बताने ही वाला था कि इंजीनियर लौट आया और उसे मार डाला। कप्तान और छोटू ने चंद्रजल का इस्तेमाल कर लड़की को जाल में फंसा लिया। उसका पैर गेट में अटक गया। छोटू ने उसे संभाला, तभी उसके गले की नेम प्लेट पर लिखा दिखा, लूना 073। कप्तान ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इधर हंग ने देखा कि सैंपल गायब है। लो टेम्परेचर बॉक्स में टीम मेंबर की लाश रखी थी। उसने तुरंत कप्तान को बताया। इंजीनियर सैंपल लेकर कंट्रोल रूम पहुंच चुका था। उसने सारे गेट बंद कर दिए। बेस में हड़कंप मच गया। लूना बेहोशी से उठकर फिर भाग निकली। छोटू गेट में फंस गया, मगर नहीं रुका। वह अकेला उसके पीछे दौड़ा। लूना उसे एक कमरे में ले गई, जहां खिड़की से धरती नजर आ रही थी। अलमारी में छोटू को अपनी बहन का कमरा मिला। वहां एक हार्ड डिस्क आई थी, चंद्रजल प्रोजेक्ट का पूरा डाटा। सच सामने आया। शुरुआत में जानवरों पर परीक्षण हुए, बाद में ऊपरी दबाव में क्लोन पर प्रयोग किए गए। लूना 77वीं क्लोन थी, छोटू की बहन के जीन से बनी। उधर कप्तान को शक हुआ कि इंजीनियर ने टीम मेंबर की हत्या की है। रास्ते में उन्हें हॉर्न मिला। उन्होंने क्लोन स्टोरेज देखा और सिहर उठे। इसी बीच कंट्रोल रूम में इंजीनियर ने फट्टू पर हमला कर दिया। फट्टू ने सैंपल दिखाकर उसे धमकाया, लेकिन इंजीनियर ने गोली मार दी। सैंपल टूट गया। चंद्रजल फट्टू पर गिरा। इंजीनियर ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद फट्टू के मुंह से पानी फूट पड़ा। इंजीनियर ने चंद्रजल स्टोरेज खोल दिया। तरल तेजी से फैलने लगा। पूरा बेस डूबने वाला था। कप्तान और हॉर्न कंट्रोल रूम पहुंचे। कप्तान ने गेट खोले और हॉर्न को रिसर्च लैब भेजा। खुद इंजीनियर के पीछे दौड़े। इंजीनियर चंद्रजल लेकर लूना को खोज रहा था। बाकी टीम ने छोटू और लूना को ढूंढ लिया। लूना ने हमला किया, मगर छोटू ने उसे रोक लिया। कप्तान का संदेश आया, इंजीनियर तुम्हारी ओर आ रहा है, गोली मत चलाना। तो तीन रिसर्च लैब की तरफ भागे। इंजीनियर पहुंचा तो जगह खाली थी। तभी कप्तान ने उसे पकड़ लिया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। कप्तान ने पूछा, यह सब क्यों किया? इंजीनियर बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यहां असल में क्या हुआ था। तबीयत कम्युनिकेटर पर संदेश आया। कप्तान का ध्यान भटका और इंजीनियर ने हमला कर दिया। दोनों ने बंदूक तान ली। उसी वक्त पाइप से चंद्रजल फूट पड़ा। पानी की दीवार खड़ी हो गई। इंजीनियर भाग निकला।
चंद्रजल बाहर फैलकर ठंड में जमने लगा। भागते समय चंद्रजल की कुछ बूंदें छोटू के चेहरे पर गिरीं। रिसर्च लैब पहुंचकर उसने सारा सच बताया। बोहाई बेस को इसलिए बंद किया गया था ताकि जानकारी लीक न हो और दुनिया में बदनामी न फैले। हंग घबरा गया। वापस गए तो शायद हमें भी मार दिया जाएगा। सीयूआई ने छोटू को इसलिए चुना था क्योंकि उसकी बहन चीफ साइंटिस्ट थी। उन्हें यकीन था कि छोटू नाम बचाने के लिए चुप रहेगा। तब कप्तान आया। जल्दी निकलो, चंद्रजल बेस को जला देगा। छोटू का शरीर बदलने लगा, आंखें धुंधली हो गईं। सबकी जान बचाने के लिए वह खुद को अलग कर गया। कुछ देर बाद उसके मुंह से पानी निकला और वह बेहोश हो गया। लेकिन अगले दृश्य में छोटू जिंदा था। लूना ने उसे काट लिया था। उसके म्यूटेटेड जीन ने छोटू को बचा लिया। सबने गोल्ड साहब से संपर्क किया। रेस्क्यू शटल चांद की कक्षा में थी, मगर एक अनजान शटल भी दिखाई दी। शायद आरएक्स इंजीनियर को लेने आई थी। छोटू ने पूछा, अगर लूना को धरती ले गए तो? गोल्ड बोले, उसे लैब में बंद किया जाएगा, फिर वही प्रयोग। छोटू ने कहा, यह खतरनाक है, धरती खतरे में पड़ सकती है। लूना जिंदगी भर कैद रहेगी। मैं धरती नहीं लौटूंगा। लूना को न्यूट्रल इंटरनेशनल स्पेस लैब ले जाऊंगा। चंद्रजल और लूना किसी एक देश के नहीं होंगे। कप्तान बोला, मुझे चंद्रजल चाहिए। मेरी बेटी बच सकती है। मैं पिता हूं, मेरे पास विकल्प नहीं। तभी लूना ने कहा, चंद्रजल आ रहा है। सब उसके पीछे दौड़े। रास्ते में फिर इंजीनियर मिला। अब वह खुद चंद्रजल से संक्रमित था। वह चिल्लाया, 5 साल पहले लीक हुआ था। हम मर्सिनरी थे, बचाने नहीं मारने आए थे। सरकार ने किसी को बचाने का इरादा ही नहीं किया था। चंद्रजल फैलते ही ओल्ड ब्रदर ने इंजीनियर पर गोलियां चलाईं। इंजीनियर मारा गया, लेकिन ओल्ड ब्रदर भी गोलियों से छलनी हो गया। वह बेस से बाहर नहीं निकल सका। सबसे बड़ी मुसीबत, सिस्टम फेल हो गया। किसी को गेट मैन्युअली बंद करना था। कप्तान ने खुद को चुना। वह अपनी बेटी के लिए अच्छा पिता था और टीम के लिए बेहतरीन कप्तान। अंत में छोटू, हंग और लूना बेस से बाहर निकल आए। लूना ने अपना स्पेस सूट उतार दिया। वह नंगे पांव चांद की सतह पर चलने लगी। इसका अर्थ साफ था, वह चंद्रजल के साथ साथ चांद के वातावरण और तापमान की भी अभ्यस्त हो चुकी थी।